नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सरफेसी एक्ट के 3 बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है 31A, 32 एंड 33। ये सेक्शन डील करते हैं। देखिए, अब हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं कि सरफेसी एक्ट में क्या क्या कैसे सारी चीज़ें फंक्शनिंग हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से इन्वॉल्व होती है, गुड फेथ में की गई चीज़ें किस तरीके से इम्पैक्ट लाती हैं। ठीक है, कंपनी ने अगर कोई ऑफेंस किया है, तो उसकी लायबिलिटी कैसे सेट होती है, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप समझने चलते हैं कैसे क्या होगा। बिफोर आई प्रोसीड, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अगर आपको इन डिटेल सरफेसी एक्ट के लेक्चर चाहिए, अगर आप SBI SO, SBI IBPS SO, रेगुलेटरी एंड फाइनेंस एक्ट की तैयारी एग्ज़ाम दे रहे हैं, UPSC के GS3 के पेपर में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, JAIIB CAIIB इन एग्ज़ाम्स में सरफेसी एक्ट की नॉलेज चाहिए होती है, तो मात्र 4,000 रुपये में सरफेसी की इन डेप्थ डिटेल हम लोग कवर करेंगे विद केस लॉज, विद केस स्टडीज़ एंड एवरीथिंग। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन yourlegalbuddy09@gmail.com। चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो सेक्शन 31A पहले हम लोग बात करेंगे। सेक्शन 31A सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक इंटरेस्ट में नोटिफिकेशन इशू कर सकता है, जिसमें नोटिफिकेशन इशू होगा। किस चीज़ का नोटिफिकेशन इशू कर सकता है? वो ये कह सकता है कि भाई देखो, देयर आर सर्टेन बैंक्स, सर्टेन टाइप ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देयर आर सर्टेन बैंक्स एंड सर्टेन टाइप ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनके ऊपर सरफेसी अप्लाई नहीं करता है, जिनके ऊपर सरफेसी अप्लाई नहीं करेगा। या फिर ये बता सकता है कि एक्ट तो अप्लाई होगा, सरफेसी तो अप्लाई होगा, सरफेसी तो विल बी अप्लाइड, बट कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस रहेंगे, कुछ कुछ कंडीशंस रहेंगी, कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस रहेंगे, कुछ कुछ कंडीशंस रहेंगी, कुछ कुछ अडेप्टेशंस आपको लाने पड़ेंगे। द एंटायर सरफेसी एक्ट विल नॉट बी अप्लाइड एज इट इज़ अप्लाई नहीं होगा। इस तरीके की कंडीशंस सेंट्रल गवर्नमेंट डाल सकता है। मतलब गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कैसे और किस तरह से एक्ट किसी स्पेसिफिक क्लास पर लागू होगा। अंडरस्टूड? लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दिस पावर इज़ नॉट अनलिमिटेड। ये पावर अनलिमिटेड नहीं है, इसमें कई सारे कंडीशंस हैं, किस तरीके से पार्लियामेंट इन्वॉल्व होती है इसमें। आगे सेक्शन 31A के क्लॉज 2 में हम लोग देखेंगे कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या है। तो 31A का क्लॉज 2 पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या है। सो नोटिफिकेशन इशू करने से पहले उसका जो ड्राफ्ट है, लेट्स से ये नोटिफिकेशन है, भारत सरकार राजपत्र ऐसे करके लिखा रहता है, नोटिफिकेशन नंबर ऐसे करके लिखा रहता है, तो ये एक ड्राफ्ट होता है। इसको हम लोग पार्लियामेंट में पेश किया जाता है टोटल 30 दिनों के लिए, फॉर 30 डेज। जब पार्लियामेंट सेशन में हो तब तक ये जो नोटिफिकेशन, ये जो ड्राफ्ट है आपका, ये पार्लियामेंट में रहेगा। अगर दोनों हाउसेस नोटिफिकेशन को डिसअप्रूव कर देते हैं, दोनों हाउसेस मतलब लोकसभा राज्यसभा, दोनों हाउसेस इसको डिसअप्रूव कर देते हैं, तो भाई आप नोटिफिकेशन नहीं ला पाएंगे, इशू नहीं होगा। अगर दोनों हाउसेस मॉडिफिकेशन को सजेस्ट करते हैं तो नोटिफिकेशन सिर्फ मॉडिफाइड फॉर्म में ही इशू होगा। कहने का मतलब है कि लेट्स से लोकसभा ने कहा कि नहीं ये जो आप कह रहे हो इसका जो पूरा फॉर्म नहीं, बस इतना जो बात लिखी है इसको ही आप अप्लाई करो, तो आप सिर्फ इतना ही अप्लाई कर पाओगे। बाकी आपने जो नोटिफिकेशन, जो भी ड्राफ्ट बनाया है, जो भी कहानी लिखी है, वो सब अप्लाई नहीं होगी। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा फंडामेंटल इसमें चेंजेस नहीं है। कॉमन सेंस अगर आप लगाते भी तो आपको ये चीज़ पता चलती, जितना अप्रूव हुआ उतना ही आप लगाओगे। भाई पार्लियामेंट है, वो संसद है। आगे अब जो 30 डेज़ हम लोग बात कर रहे थे ना, टोटल 30 दिनों तक सेशन में रहना चाहिए। 30 दिन कैसे कैलकुलेट होगा? मान लिए विंटर सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है, ठीक है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 2 महीने का है। उसमें हर दिन पार्लियामेंट नहीं बैठी, लेट्स से मुश्किल से 20 दिन बैठी, 20 डेज़।
बैठी का मतलब है कि एक्चुअली सेशन हुआ, मतलब स्पीकर आया और जो भी प्रोसीडिंग चलती है, मोदी जी ने डायलॉग मारा, राहुल गांधी ने डायलॉग मारा, अमित शाह ने डाटा सबको, इस तरीके से जो भी चल रहा है। तो जितने दिन पार्लियामेंट बैठी, जितने दिन संसद बैठी, उतने दिन 30 दिन काउंट होंगे फॉर 30 डेज। आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है तो सिर्फ एक्टिव सिटिंग डेज काउंट होंगे। अगर मान लीजिए 2 दिन के लिए पार्लियामेंट एडजॉर्न हो गई, ठीक है, तो वो ऐड नहीं होगा। अब नोटिफिकेशन इश्यू होने के बाद भी उसकी कॉपी जो है दोनों हाउस के सामने रखी जाएंगी एज सून एज पॉसिबल। अब नोटिफिकेशन इशू हो गया है, नोटिफिकेशन हैज़ बीन इशूड, लेकिन उसके बाद भी लोकसभा के सामने भी वो नोटिफिकेशन रखा जाएगा, राज्यसभा के सामने भी वो नोटिफिकेशन रखा जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग सेक्शन 32 पे। सेक्शन 32 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। देखिए सेक्शन 32 एक प्रोटेक्टिव क्लॉज है। देखिए हम लोग पूरा हिंदी में ही बात करते नहीं चलेंगे, थोड़ा से लीगल टर्म्स भी समझते चलेंगे। प्रोटेक्टिव क्लॉज है, ठीक है, प्रोटेक्टिव क्लॉज। इसमें लिखा है कि कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। किसके अगेंस्ट नहीं चलेगी? किसको प्रोटेक्शन दिया है सेक्शन 32 ने? सेक्शन 32 ने आरबीआई को प्रोटेक्शन दिया है। सेक्शन 32 ने सेंट्रल रजिस्ट्री को, सिरसाई को प्रोटेक्शन दिया है। सेक्शन 32 ने सिक्योर्ड क्रेडिटर को प्रोटेक्शन दिया है। और सेक्शन 32 ने इन सभी के ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन दिया है। किस चीज़ का प्रोटेक्शन दिया है? अब प्रोटेक्शन से आप कुछ और ना समझे, लेकिन किस चीज़ से प्रोटेक्शन दिया है? अगर उन्होंने कोई काम गुड फेथ में किया है, इफ़ दे हैव डन सर्टेन थिंग्स इन गुड फेथ, या गुड फेथ में कुछ करना उन्होंने नहीं किया है, लेट्स से अगर उनको कोई चीज़ करनी थी बट इन गुड फेथ दे डिड नॉट डू दैट। गुड फेथ का मतलब ये होता है कि उन्होंने अपना सारा ड्यू डिलिजेंस किया, उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी, तो ये गुड फेथ माना जाता है। वो काम सरफेसी के अंदर अगर उन्होंने गुड फेथ में कोई काम किया है या गुड फेथ में कोई काम नहीं किया है और वो काम सरफेसी के अंडर किया गया है, लेट्स से अंडर सरफेसी के अंडर किसी प्रोसीडिंग्स में ऑफिसर ने कोई काम किया है, कोई काम नहीं किया इन गुड फेथ, तो उनके खिलाफ केस नहीं चलेगा। दिस इज़ व्हाट सेक्शन 32 इज टेलिंग यू। लेकिन अगर ये प्रूव होता है कि भाई आपका कोई मालाफाइड इंटेंशन था, मालाफाइड इंटेंशन, माला मतलब वर्ड होता है बैड, फाइड का मतलब होता है फेथ। अगर कोई बैड फेथ में आपने किया तो ऑब्वियसली आपके खिलाफ केस चलेगा ही। आपने फ्रॉड के पर्पस से किया तो ऑब्वियसली केस चलेगा ही, इट इज़ नो ब्रेनर। अब देखिए सेक्शन 33 की बात आ जाती है। सेक्शन 33 की बात आती है। सेक्शन 33 क्या कहता है? अब क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात करता है। क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात करता है। कहता है सबसे पहले कंपनी कब गिल्टी होगी? अगर किसी कंपनी ने सरफेसी एक्ट के अंदर ऑफेंस किया है, किसी कंपनी ने सरफेसी एक्ट के अंदर ऑफेंस कर दिया है, तो सबसे पहले कंपनी गिल्टी होगी। लेकिन सिर्फ कंपनी नहीं होगी, कंपनी ऑब्वियसली होगी, लेकिन वो सभी व्यक्ति होंगे जो ऑफेंस के टाइम कंपनी के इंचार्ज होंगे और वो बिजनेस कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको भी डीम्ड गिल्टी माना जाएगा। समझ रहे हैं? कंपनी तो अपने आप में गिल्टी मानी जाएगी और जो इनके ऑफिसर्स थे, जो वो कंसर्न काम कर रहे थे, उनको भी डीम्ड गिल्टी माना जाएगा। डीम्ड गिल्टी, उनको भी ऐसे डीम्ड गिल्टी माना जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि उस समय अगर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ, सीईओ हुआ, या जो हूसोएवर इज एट द रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, उन सब पे केस चलेगा। ठीक है? तो अब इसमें कंपनी का मतलब सिर्फ कंपनी से नहीं होता है। आप कंपनी का मतलब आप ऐसा नहीं कि आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही देखेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी का मतलब यहाँ पार्टनरशिप फर्म भी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल जिसे कहते हैं, एलएलपी भी है। ठीक है? तो ये सभी चीज़ें कंपनी में आती हैं। यू कैन नॉट टेक दिस डिफेंस कि नहीं हम तो पार्टनरशिप फर्म है, सेक्शन में तो कंपनी वर्ड लिखा है इसलिए मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होगा, आपके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो ये था सेक्शन 32, सेक्शन 31A, 32 एंड 33। आई होप कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हैं, और अगर कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आई हैं तो
यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी थ्रू दीज क्लासेस। वहाँ हम लोग एक एक वन ऑन वन ऑनलाइन इंटरेक्शंस लेते हैं, सब चीज़ें उसमें कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।